दोस्तों स्वागत है आपका मूवी ज्ञान चैनल में। लास्ट वीडियो में हमने क्लियो वेब सीरीज के पहले 4 एपिसोड एक्सप्लेन किए थे। अगले 4 मैं इस वीडियो में लेकर हाजिर हुआ हूँ। यकीन मानो ये बहुत ही बेहतरीन वेब सीरीज है। अगर अब तक आपने ये नहीं देखी तो जाकर पहले इसके पहले 4 एपिसोड देखें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा। सो बिना समय गवाए कहानी आगे बढ़ाते हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा क्लियो को एक CIA एजेंट को ठोकने के लिए एक मिशन मिलता है और फिर उसके बाद उसको जेल में डाल दिया जाता है। जेल में वो अपने होने वाले बच्चे को गवा देती है और फिर बाहर आकर वो हर उस इंसान को चुन चुन के मारती है जो उसको जेल की हवा खिलाने में शामिल था। एक पुलिस वाला उसको रोकने की कोशिश कर रहा था। वो उसकी भी गाड़ी में बॉम्ब लगा देती है। अब आगे 5th एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं क्लियो भागती हुई टॉमी के घर जा रही थी क्योंकि वो उससे कुछ जानकारी हासिल करना चाहती थी। अब वो बॉम्ब फटने से पहले उसके घर पहुंचना चाहती थी। दूसरी तरफ टॉमी आवाज लगाकर अपनी वाइफ को कहता है, मैं गाड़ी धुलवाने जा रहा हूँ। और फिर वो खुद ही अपनी वाइफ की आवाज में कहता है, ठीक है डार्लिंग, जो तुम चाहो, तुम कितने अच्छे हो। फिर वो जैसे ही चाबी लगाकर गैरेज का दरवाजा खोलने लगता है, क्लियो वहां पर पहुंच जाती है। वो गन दिखाकर कहती है, दरवाजे से पीछे हट जाओ। फिर वो उसको दरवाजा खोलकर दिखाती है और कहती है, अभी तुम्हारा भुर्ता बन जाता। टॉमी कहता है, ये क्या बकवास है, तुम मुझे मारना चाहती थी। फिर क्लियो पूछती है, तुम मुझे ये बताओ, उस दिन मैंने वेस्ट बर्लिन के बार में किसको मारा था। टॉमी कहता है, जो तुमको पसंद नहीं आता, क्या तुम उसको यूं ही मार देती हो। सुबह उठी, ऑरेंज जूस पिया, थोड़ा बहुत गाना गाया और फिर मार दिया जिसको मारना है। और फिर 2-3 साल बाद तुम्हें उसकी याद आती है। फिर तुम पता करती हो मैंने किसको मारा। उसकी बात सुनकर क्लियो कहती है, टॉमी मुझे पता करके बताओ मैंने किसको मारा, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ मुझे जेल में क्यों भिजवाया गया था। टॉमी कहता है, तुम तो सिर्फ जेल में गई थी, लेकिन मुझे तो तुम ऊपर भेजने वाली थी। क्लियो कहती है, कम ऑन टॉनी, मैंने तुम्हारी जान बचाई है, अब मेरे लिए इतना काम तो करना ही पड़ेगा। तभी अगले सीन में हम देखते हैं क्लियो बिल्लू नशेड़ी के साथ बैठकर गप्पे लड़ा रही थी। तभी उसके घर की बेल बजती है। फिर वो बाहर जाकर देखती है बाहर कोई बूढ़ी औरत उसके नाना जी से मिलने आई थी। फिर क्लियो उसको अंदर ले आती है और उसका कोट उतारकर उसे बैठने को कहती है। वो बताती है नाना जी मार्केट गए हैं। फिर जब वो उसका कोट रखने जाती है तो उसकी पॉकेट में से उसके ID कार्ड को चेक कर लेती है, जिससे उसको पता चल जाता है कि ये फेडरल इंटेलिजेंस ऑफिसर है और इसका नाम गीक है। उस समय बिल्लू नशेड़ी उस ऑफिसर के साथ अजीब हरकतें कर रहा था। फिर क्लियो उसको दूर भगा देती है। फिर ड्रिंक पीते वक्त गीक पूछती है, तुम्हारे नाना जी कब आएंगे। क्लियो कहती है, वो पैदल गए हैं, उन्हें समय भी लग सकता है। फिर वो अपनी ब्रांडी खत्म करती है और कहती है, मैं फिर आऊंगी। फिर क्लियो उसको मारने के लिए चाकू उठा लेती है और गीक भी अपनी गन निकालने लगती है। तभी बिल्लू नशेड़ी को सस्ते नशे के कारण वॉमिट आने लगती है, इसलिए वो नीचे गिर जाता है। फिर वो क्लियो के पांव पकड़ लेता है और मौके का फायदा उठाकर गीक वहां से भाग जाती है। फिर वो अंदर जाकर अपने नशेड़ी दोस्त को संभालती है और उसे बेडरूम तक छोड़ने जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं टॉमी और उसका दोस्त अपने ऑफिस जाते हैं। फिर टॉमी का दोस्त अपने बॉस से आर्काइव में जाने की परमिशन मांगता है। उसका बॉस कहता है, इस लल्लू ने तो नौकरी छोड़ दी थी ना, ये यहाँ क्या कर रहा है। टॉमी कहता है, मैं तो बस यूं ही इसके साथ आया था। फिर उनका बॉस उन्हें आर्काइव में जाने की परमिशन दे देता है। फिर वहां जाकर वे 1987 में वेस्ट बर्लिन में हुए मर्डर की छानबीन करते हैं। टॉमी कहता है कि उन्होंने इस केस की इन्वेस्टिगेशन तक नहीं की और पहले ही केस को बंद कर दिया। फिर वे उसके कपड़ों को देखते हैं जो एकदम ब्रांड न्यू थे। इनफैक्ट उसने तो कोट के अंदर लगा लेबल भी नहीं पढ़ा था। टॉमी कहता है, लेबल के ऊपर एक फोन नंबर भी लिखा है और अब उसे पता लगाना था ये नंबर किसका है। फिर वो उन फाइल्स की कॉपी करता है और अपने दोस्त को वहां से चलने को कहता है। फिर रात को वो किलर, जिसका नाम मार्क था, क्लियो को मारने के लिए जाता है। फिर जब वो घर के अंदर घुसता है तो उसकी कमर पर खारिश होने लगती है क्योंकि उसने अपनी कमर का टैटू आज ही बनवाया था। फिर वो शर्ट निकालकर ऊपर जाने लगता है। फिर वो जैसे ही क्लियो के रूम में घुसता है तो तुरंत ही उस पर 4-5 गोलियां चला देता है। तभी उसके पीछे से बिल्लू नशेड़ी आता है और पूछता है, ये कमर पर क्या बनवाया है। फिर वो बिल्लू नशेड़ी को पकड़ लेता है। क्लियो कहती है, छोड़ दो इसे, लेकिन वो उसे नीचे ले जाने लगता है। फिर वो क्लियो की कार का टायर पंचर करके बिल्लू नशेड़ी को अपनी कार में बिठाता है और वहां से ले जाता है। क्लियो को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, इसलिए वो गुस्सा हो जाती है। फिर अगले दिन सुबह हम देखते हैं कि एंडी की वाइफ उससे नाराज होकर स्विमिंग करने चली जाती है क्योंकि एंडी आजकल उसको टाइम नहीं दे पा रहा था। फिर उसके जाते ही वहां पर क्लियो आ जाती है और कहती है, मैंने तुम्हें कितनी बार फोन किया, फोन क्यों नहीं उठा रहे।
एंडी पूछता है क्या हुआ। क्लियो कहती है मार्क मेरे नशेड़ी को उठा कर ले गया है, मुझे उसका एड्रेस बताओ। दूसरी तरफ टॉमी और उसका दोस्त उस लेवल को पढ़कर उस सूट के शोरूम में पहुंच जाते हैं और उससे पूछते हैं 1987 में कौन तुमसे ये सूट बनवा कर ले गया था। शॉपकीपर कहता है बात पुरानी हो गई है, मुझे कुछ भी याद नहीं। तभी टॉमी का दोस्त चेंजिंग रूम में चला जाता है और वहां पर शीशे के पीछे लगे कैमरे को ढूंढ लेता है। फिर वो उस कैमरा को शॉपकीपर के सामने रखकर पूछता है तो तुम ऐसे काम भी करते हो। फिर टॉमी कहता है अब या तो मैं अपनी टीम को बुलाकर तुम्हारे शोरूम का कोना कोना छान मारूं और सभी सीसीटीवी फुटेज भी निकलवा लूं, या फिर तुम चुपचाप कोऑपरेट करो। फिर वो सीधा अपने लॉकर रूम में जाता है और एक फाइल निकाल कर लाता है जिसमें उस आदमी की फोटो भी थी जिसको बार में मारा गया था। शॉपकीपर बताता है कि इस तरह की फोटोज इकट्ठा करना मेरा शौक है, मैं कभी भी इसका गलत यूज नहीं करता। फिर वो टॉमी को बताता है कि उस दिन ये आदमी बड़ा ही जल्दी में था, इसने जो भी पहला सूट देखा उसे ही पसंद कर लिया। उस समय इसके पास एक रेड कलर की सूटकेस भी थी जिसके साथ वो चिपक कर खड़ा था। उसके पास जो सूटकेस था वैसे सूटकेस ईस्ट जर्मनी में मिलते हैं, नकली लेदर और एक साइड पर बैज लगा हुआ सूटकेस। ऐसे सूटकेस जीडीआर के लिए ही बनाए जाते हैं। उसकी बातें सुनकर टॉमी बहुत खुश हो जाता है और शॉपकीपर को चूम लेता है क्योंकि आज तो उसे जरूरत से ज्यादा ही जानकारी मिल गई थी। फिर वो अपनी डायरी में शॉपकीपर का नंबर भी लिखवा लेता है ताकि कुछ पूछना हो तो यहाँ पर आने की जरूरत ना पड़े। अगले सीन में हम देखते हैं मार्क बिल्लू नशेड़ी को अपने अड्डे पर ले जाता है और बांध देता है। फिर वो उसे कहता है भाई तेरा टिकट कंफर्म हो गया है, चल गर्दन ऊपर कर। लेकिन तभी वहां पर क्लियो आ जाती है और अंधाधुंध फायरिंग करने लगती है। वो ये नहीं सोचती कि गोली उसके नशेड़ी दोस्त को भी लग सकती है, लेकिन अपना बिल्लू नशेड़ी भी किस्मत का धनी था। ऐसे लग रहा था यमराज से उसकी बोलचाल बंद है, साले को एक भी गोली नहीं लगती। फिर क्लियो उसको छुड़ा लेती है और देखती है मार्क अपनी बाइक लेकर वहां से भाग गया है। लेकिन कोई बात नहीं, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, कभी न कभी तो बारी आएगी। दूसरी तरफ ली टॉमी को मिलने के लिए एक्वेरियम में बुलाती है। टॉमी उसे बताता है कि वेस्ट बर्लिन के एक बार में जो आदमी मरा था वो ईस्ट से था और उसके पास एक रेड कलर का सूटकेस भी था जिसको वो अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखता था। ली पूछती है वो सूटकेस अब कहाँ है। टॉमी कहता है मुझे नहीं पता। ली कहती है क्लियो सबके चेहरे जानती है, नाम जानती है और पद भी जानती है, एक वही है जो पता लगा सकती है कि उस सूटकेस में क्या था। तुम जाकर उसका भरोसा जीतो और फूट लो यहाँ से। दूसरी तरफ मार्क अपनी जान बचाकर एंडी के घर चला जाता है और कहता है मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। एंडी कहता है तेरा काम तो क्लियो को खत्म करने का था ना, फिर तूने उस लड़के को किडनैप क्यों किया? अगर उसको हमारे बारे में पता चल गया तो तुम्हें पता है ना वो हमारा क्या हाल करेगी। मार्क कहता है अब तुझे ही मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। फिर जब टॉमी अपने घर जाता है तो उसके पीछे पीछे क्लियो भी वहां पर आ जाती है। टॉमी कहता है मैं तुम्हारे लिए काम क्यों करूं? क्लियो कहती है क्योंकि तुम मशहूर होने वाले हो। मुझे एक बड़ा षड्यंत्र करके जेल में डाला गया था और उसके पीछे कामरेड, बीएनडी और सीआईए भी हो सकते हैं। शायद कोई ऐसी बात थी जिसको वे लोग लीक होने से रोकना चाहते थे। फिर टॉमी हीरोगिरी दिखाता है और कहता है मेरे साथ काम करना है तो मेरे मुताबिक चलना होगा। पहला रूल, अब से तुम किसी को भी नहीं मारोगी। ये बात सुनते ही क्लियो का दिमाग घूम जाता है और वो टॉमी के ऊपर गन तान देती है। इतने में वहां पर टॉमी की वाइफ आ जाती है और क्लियो को देखकर वहां से भाग जाती है। फिर क्लियो कहती है मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, मैं किसी को भी नहीं मारूंगी। फिर टॉमी क्लियो को सब कुछ बता देता है। क्लियो कहती है जरूर वो कोई गद्दार होगा, वरना वे लोग उसे क्यों मरवाते? शायद वो सूटकेस किसी को देने वाला था। टॉमी कहता है हर जासूस की कहानी में कोई ना कोई सूटकेस तो होता ही है, अब हमें ये पता लगाना है उस सूटकेस में क्या था और फिलहाल वो कहाँ पर है। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। फिर क्लियो कहती है तूने मुझे धोखा दिया। फिर टॉमी भागकर बाहर जाता है और देखता है पुलिस को उसकी वाइफ ने बुलाया था। पुलिस वाले पूछते हैं वो लड़की कहाँ है जिसने आप पर गन तानी थी। टॉमी कहता है यहाँ कोई लड़की नहीं है और मैं खुद ही एक पुलिस वाला हूँ। मेरी वाइफ हमेशा मुझ पर शक करती है कि कहीं ना कहीं मेरा चक्कर चल रहा है, इसीलिए उसने आप लोगों को भी बुला लिया। फिर उसकी वाइफ रूठ कर वहाँ से चली जाती है। उस समय क्लियो छत पर खड़ी उनकी तू मैं देख रही थी। फिर वो वहाँ से जाकर एंडी के पास कॉल करती है और मिलने के लिए बुलाती है, लेकिन एंडी का तो अपनी वाइफ के साथ कुछ और ही प्रोग्राम था, इसलिए वो कहता है कि मैं कल रात की शिफ्ट लगाऊंगा, आज बिल्कुल नहीं आ सकता। फिर क्लियो बार में जाती है ताकि वहां पर थोड़ा टाइम स्पेंड कर सके। उसके बाद जब वो अपने घर जाती है तो देखती है उससे मिलने के लिए टॉमी आया हुआ था। टॉमी कहता है जब तुमने मुझ पर गन तानी तो मेरी वाइफ को लगा तुम मुझे मारने आई हो, इसीलिए उसने पुलिस बुला ली थी। प्लीज मेरा नाम अपनी हिट लिस्ट में मत डालना, मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूँ।
फिर क्लियो कहती है ठीक है। अब वो समझ गई थी कि ये घर से लड़कर आया है, इसलिए वो उसको नाइट सूट देकर कहती है बाहर सोफे पर ही सो जाना। फिर अगली सुबह मार्क क्लियो के पास कॉल करता है और कहता है मुझे पता है तुम्हें जेल में क्यों फेंका गया था। वेस्ट बर्लिन में तुमसे क्या गलती हो गई थी और मैं ये भी जानता हूँ कि कल रात एंडी तुमसे मिलने के लिए क्यों नहीं आया। अगर तुम ये सब कुछ जानना चाहती हो तो मुझसे आकर मिलो। फिर क्लियो कहती है भीड़ भाड़ वाले इलाके में आ जाना, कैफे इंटरनेशनल में। फिर वो एंडी को भी बता देता है वो कैफे इंटरनेशनल में आ रही है। तभी बिल्लू नशेड़ी आकर टॉमी को जगाता है और पूछता है क्या तुम्हें क्लियो के साथ सोने को मिला। टॉमी कहता है फालतू बकवास बंद करो और ये बताओ वो कहाँ गई है। अब ये तो बिल्लू को भी नहीं पता था कि वो कहाँ पर गई है। फिर टॉमी तैयार होकर वहाँ से निकल जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं क्लियो कैफे इंटरनेशनल में पहुंच जाती है और मार्क से मिलती है। फिर वो मार्क को कहती है गन लेकर आए हो तो पेपर के अंदर रख दो। वो बिल्कुल ऐसा ही करता है। फिर वो उसे कपड़े उतारकर माइक दिखाने को कहती है। मार्क उसे कपड़े उतारकर भी दिखा देता है। फिर मार्क कहता है वैसे तो हम एक दूसरे के दुश्मन हैं, लेकिन फिलहाल हमें एक दूसरे की जरूरत है। फिर जब वेटर उनके पास आती है तो मार्क उसे क्लब कोला लाने के लिए कहता है। उस समय एंडी अपनी स्नाइपर गन से क्लियो के ऊपर निशाना साध लेता है। इतने में वेटर वहां आती है और कोला की बोतल रखकर वहां से चली जाती है। अब एंडी क्लियो को ठोकने के लिए पूरी तरह से तैयार था, लेकिन तभी क्लियो की नजर भी एंडी पर पड़ जाती है और वो उसे शूट नहीं कर पाता। फिर एंडी क्लब कोला की बोतल फोड़ देता है और ये देखकर क्लियो वहां से भागने लगती है। मार्क भी अपनी गन उठाकर उसका पीछा करता है, चाहे 1% ही सही। एंडी का प्यार क्लियो के लिए अभी भी जिंदा था। फिर क्लियो भागकर होटल से बाहर जाने लगती है। मार्क भी उसको मारने के लिए उसके पीछे ही दौड़ रहा था। वो काफी दूर तक उसका पीछा करता है और उस पर गोलियां भी चलाता है, लेकिन वो बचकर निकल जाती है। तभी अचानक से मार्क पीछे से आकर उसको शूट कर देता है। इतने में वहां पर बारिश भी होने लगती है और क्लियो नीचे गिर जाती है। फिर मार्क उसके पास आ जाता है और उसके माथे पर बंदूक रख के उसका भेजा उड़ा देता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। 6th एपिसोड की शुरुआत फ्लैशबैक से होती है। ये वो समय था जब क्लियो छोटी थी। एक बार वो टीवी देख रही थी, तभी 2 ऑफिसर्स उसकी माँ को घसीट कर ले जाने लगते हैं। तभी वहाँ पर क्लियो के नाना आते हैं। वो कहते हैं मैं तुम्हारा नाना हूँ, अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। फिर वो क्लियो को अपने घर ले आते हैं। तभी खाने की टेबल पर क्लियो पूछती है मम्मी को क्या हुआ। उसके नाना बताते हैं तुम्हारी माँ हमारे देश को छोड़कर चली गई है। वो बुरे लोगों के साथ जर्मनी चली गई क्योंकि वहाँ के लोगों ने तुम्हारी माँ से बड़े बड़े झूठे वादे किए हैं और तुम्हारी माँ उनके जाल में फंस गई। फिर वो पूछती है कि मम्मी मुझे साथ क्यों नहीं ले गई, लेकिन जवाब देने से पहले ही वहाँ पर स्कूल की रिंग बजती है और वहाँ बहुत सारे बच्चे इकट्ठा हो जाते हैं। उन सभी बच्चों को खास तरह की ट्रेनिंग दी जा रही थी, हर तरह की मुसीबत से लड़ने की ट्रेनिंग। फिर कुछ दिन बाद क्लियो अपने नाना से पूछती है कि मम्मी अब तक वापस क्यों नहीं आई। उसके नाना बताते हैं तुम्हारी मम्मी जर्मनी में बीमार पड़ गई थी और डॉक्टर्स भी उनकी जान नहीं बचा पाए। अब तुम्हें अपनी माँ को भूलकर एक बहादुर लड़की बनना होगा, बिल्कुल एक सिपाही की तरह। फिर एक दिन क्लियो पड़ोसी के लड़के के साथ खेल रही थी। फिर उसके नाना उसे समझाते हैं कि तुम कोई आम लड़की नहीं हो, तुम यूं ही किसी के साथ घुल मिल नहीं सकती, तुम्हें एक बहादुर सिपाही बनना है। फिर एक दिन वो समय आता है जब क्लियो बड़ी हो जाती है और एक कॉमरेड सिपाही बन जाती है, लेकिन अपने एक टीममेट के साथ उसकी नजदीकियां कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती हैं। फिर उसके नाना उसके कान के नीचे एक थप्पड़ लगाते हैं और कहते हैं तुम एक लफंगे के साथ घूमती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। क्लियो कहती है लेकिन वो तो खुद ही एक कॉमरेड है। फिर उसके नाना बताते हैं कि उसके पूरे परिवार ने एग्जिट वीजा के लिए अप्लाई किया है। उसकी पूरी की पूरी फैमिली यहाँ पर रहना नहीं चाहती। तुम्हारी माँ की तरह वे भी दुश्मन के हाथों बिक चुके हैं। अब से तुम उससे कभी नहीं मिलोगी। फिर वो क्लियो को किसी दूसरे लड़के से मिलवाते हैं और कहते हैं कि ये कुछ समय के लिए तुम्हारे साथ ही रहेगा। दोस्तों, एक झटके में ही अपने प्यार को भुलाकर किसी दूसरे लड़के के साथ दोस्ती करना ये कोई साधारण बात नहीं थी। वो लड़का स्पेनिश था। फिर कुछ दिन बाद उसके नाना जी उसको डिक्लेरेशन ऑफ कमिटमेंट लेटर देते हैं और बताते हैं कि अब से तुम मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी की अनऑफिशियल एम्प्लॉय हो। फिर वो डिक्लेरेशन लेटर लेकर एंडी को रिपोर्ट करती है। एंडी कहता है तुम्हारे नाना जी ने तुम्हारी काफी तारीफ की है, आज से मैं ही तुम्हारा कमांडेंट ऑफिसर हूँ, कोई भी तकलीफ हो तुम मुझे बताना। फिर वो पूछता है क्या तुम निर्धारित कार्यों के अलावा इस देश के कुछ खास मिशन करना चाहोगी। क्लियो हाँ कह देती है। फिर उसको गन चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। बहुत ही कम समय में वो एकदम परफेक्ट निशानेबाज बन जाती है। मार्क नाम का वो कातिल जिसने क्लियो को मारा था वो भी इसी के बैच का बंदा था, लेकिन अंदर अंदर से क्लियो से चिढ़ता था क्योंकि क्लियो उससे हर तरह से बेस्ट थी। तभी वहाँ पर कमांडर आते हैं और कहते हैं तुम मुझे रमोना की याद दिलाती हो, वो सबसे बेस्ट थी। फिर मार्क कहता है मैंने तो कभी उसका नाम नहीं सुना,
कौन थी वो? फिर क्लियो उसकी बात काटते हुए कहती है, तुम्हें कमांडर से सवाल पूछने का कोई हक नहीं है। फिर कमांडर उसे डांटते हैं और कहते हैं कि तुम अपने साथी की बेइज्जती नहीं कर सकती। फिर उनके जाने के बाद मार्क पूछता है, तुम खुद को स्पेशल समझती हो क्या? लेकिन क्लियो उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती। अब कुछ समय बाद वो डिप्लोमा होल्डर बन जाती है, लेकिन उसके मार्क्स देखकर उसके नाना जी को खुशी नहीं होती। फिर वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। फिर जब वो अपना पहला मिशन पूरा कर लेती है तो उसके नाना जी बहुत खुश होते हैं। फिर कुछ समय बाद उसको नेशनल सिल्वर ऑर्डर ऑफ मेरिट मेडल मिलता है, क्योंकि उसने दुश्मन के खेमे में जाकर कई महत्वपूर्ण मिशन को पूरा किया था। लेकिन तभी समय वहीं पर रुक जाता है। आसपास खड़े सब लोग स्टैच्यू की तरह बन जाते हैं। तभी उसको वहाँ पर एक आदमी दिखता है जिसको उसने वेस्ट बर्लिन में मारा था। उसके साथ वो औरत भी खड़ी थी जो रेड सूटकेस को अपने साथ ले गई थी। तभी क्लियो को होश आ जाता है और वो अपने सामने टॉमी को बैठा हुआ देखती है। फिर अपनी ऑक्सीजन उतारकर वो पूछती है, मुझे क्या हुआ था? टॉमी बताता है कि कैफे में तुम जिसके साथ थी उसने तुम पर गोली चलाई थी। फिर ठीक समय पर मैं वहाँ पर पहुँच गया और मैंने तुम्हारी जान बचा ली। फिर वो बताती है कि वो रेड सूटकेस मिस्टर एरिक मिलिके का था। मैं वो सूटकेस 2 बार देख चुकी हूँ। एक बार 4 साल पहले जब मुझे मेडल मिल रहा था। उस समय वो सूटकेस जिसके हाथ में था मैंने बार में उस आदमी को मार दिया। और कुछ हफ्ते पहले भी मैंने एक औरत को वो सूटकेस ले जाते हुए देखा था। मेरे ख्याल से वो मिलिके की सेक्रेटरी थी और मैं जानती हूँ वो कहाँ मिलेगी। फिर वो क्लियो को हाथ पकड़कर बाहर ले जाता है और बताता है कि एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है। फिर वो कार की डिग्गी में पड़ी मार्क की बॉडी दिखाता है जिसको उसने क्लियो की जान बचाने के लिए मार दिया था। उस समय हॉस्पिटल में खड़ी ली उनकी फोटोज खींच रही थी। फिर क्लियो पूछती है ये सब कैसे हुआ? टॉमी बताता है कि वो तुम्हें मारने वाला था लेकिन मैंने उसे ही शूट कर दिया। फिर वहाँ पर एक और आदमी भी आ गया लेकिन मैंने उसे गन से डराकर भगा दिया। फिर क्लियो पूछती है वो आदमी कैसा दिखता था? तुमने उसे मारा क्यों नहीं? ये बात सुनकर टॉमी कहता है, तुम मुझे समझती क्या हो? मैं कोई पहुंचा हुआ किलर हूँ क्या? पहले ही मैंने तुम्हारी वजह से एक आदमी को मार दिया। तुम जानती हो मैंने पहली बार किसी की जान ली है। वैसे वो था कौन? फिर क्लियो बताती है उसका नाम मार्क था। वो भी कॉमरेड में था, बहुत कमीना था, लेकिन तुमको अफसोस करने की कोई जरूरत नहीं। फिर वे मार्क को कार की ड्राइवर सीट पर बिठाकर कार को पुलिस स्टेशन के पास ही खड़ी कर देते हैं। फिर क्लियो मिनिस्टर मिलिके के फ्यूनरल में जाती है। उस समय टॉमी कार में ही बैठकर उसका इंतजार कर रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर ली आ जाती है। ली पूछती है सूटकेस के बारे में कुछ पता चला? टॉमी कहता है नहीं। फिर ली कहती है अगर सूटकेस के बारे में कुछ भी पता चले तो मुझे कॉल करना। तभी मिनिस्टर की फ्रेंड मार्गोट जब भाषण दे रही थी तो वो क्लियो को देख लेती है। फिर एंडी भी उसको देख लेता है और उसकी वाइफ भी। फिर उसकी वाइफ उसे रूठ कर वहाँ से चली जाती है क्योंकि उसे शक था कि एंडी का उस औरत के साथ जरूर कोई चक्कर है। फिर मिनिस्टर को श्रद्धांजलि दी जाती है। उसके बाद क्लियो वहाँ से खिसकने की कोशिश करती है लेकिन मार्गोट उसे रोक लेती है। मार्गोट पूछती है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? क्लियो कहती है श्रद्धांजलि देने आई हूँ। फिर मार्गोट कहती है मिनिस्टर के कत्ल में तुम्हारे तरीके की झलक दिखती है। क्लियो कहती है ये सब तरीके आप लोगों ने ही तो सिखाए हैं, अब जरूरी काम तो करने ही पड़ेंगे। फिर वो वहाँ से सीधा कार में जाती है और टॉमी को कहती है वो रही सूटकेस वाली औरत, पीछा करो उसका। दूसरी तरफ एंडी और उसकी वाइफ लड़ते झगड़ते अपने घर पहुंच जाते हैं। एंडी की वाइफ कहती है तुम सीधी तरह बता दो वो लड़की कौन है? मैं सब जानती हूँ, वो कोई म्युनिसिपल कमेटी में काम नहीं करती, वो तुम्हारे लिए ही यहाँ पर आई थी। फिर उसकी वाइफ टॉयलेट में चली जाती है। तभी एंडी बताता है उसका नाम क्लियो है। पहले मैं भी मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी में काम किया करता था। मैं वहाँ पर एक सीक्रेट ऑफिसर था, डिवीजन 18 का कमांडर ऑफिसर। हम अनऑफिशियली अपने मिशन को पूरा किया करते थे। मेरे ऑर्डर पर उन्होंने कई लोगों की हत्याएं की और क्लियो भी उनमें से एक थी। मेरा उसके साथ रिश्ता भी था लेकिन अब वो खत्म हो चुका है। अब मेरी लाइफ में सिर्फ तुम बची हो। मेरे डिपार्टमेंट ने मुझे एक ऐसा मिशन दिया है जिसमें मुझे एक इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करना है जिससे पूरी दुनिया तबाह हो सकती है और क्लियो उस मिशन के लिए खतरा है। दूसरी तरफ क्लियो और टॉमी उस बूढ़ी औरत के घर पहुंच जाते हैं जिसके पास सूटकेस था। फिर क्लियो उसके पास जाती है और पूछती है जल्दी बता दो सूटकेस कहाँ है? वो औरत कहती है मुझे पता था कोई ना कोई उस सूटकेस के लिए यहाँ पर जरूर आएगा। मिनिस्टर उस सूटकेस को हमेशा अपने साथ रखते थे लेकिन फिर एक दिन उन्होंने वो सूटकेस मुझे सौंप दिया। टॉमी कहता है लेकिन वो तो मर चुके हैं ना। फिर वो औरत बताती है वो अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए उस सूटकेस को छुपाना चाहते थे। फिर टॉमी उसको बातों में लगाकर उसे उलझाने की कोशिश करता है लेकिन वो औरत कोई दूध पीती बच्ची नहीं थी। वो क्लियो के ऊपर गन तान देती है और कहती है मैंने मिनिस्टर से वादा किया था कि अपनी जान देकर भी उस सूटकेस की हिफाजत करूंगी। और ये बात कहकर वो अपना भेजा उड़ा देती है। उसको देखकर टॉमी की जरूरत से ज्यादा ही फट जाती है लेकिन छत पर लगे खून को देखकर क्लियो को शक हो जाता है कि शायद सूटकेस वहीं पर रखा होगा। फिर क्लियो कहती है टॉमी इधर आकर मुझे ऊपर उठाओ।
फिर टॉमी उसे ऊपर उठाता है और वो ऊपर से सूटकेस उतार लेती है। फिर वे दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तभी ली अपनी बॉस के पास कॉल करती है और बताती है कि टॉमी डबल क्रॉस कर रहा है। दरअसल वो क्लियो के साथ मिलकर रेड सूटकेस को ढूंढने में लगा है। हमें किसी भी कीमत पर उसे अपने साथ मिलाना ही होगा। फिर उसकी बॉस कहती है सबसे पहले तुम मेरे पास आओ और फिर हम एक साथ बैठकर आगे का प्लान सोचेंगे। ये बात ली को पसंद नहीं आती, इसलिए वो किसी और लैंग्वेज में ही गाली देकर फोन काट देती है। इतने में क्लियो और टॉमी क्लियो के नाना के घर पहुंच जाते हैं और फिर वे उस बैग को खोल कर देखते हैं। वो बैग पुराने अखबारों से भरा हुआ था। फिर टॉमी कहता है इतनी मेहनत, वो भी इन पुराने न्यूज़पेपर्स के लिए। क्लियो कहती है शायद किसी ने बैग बदल दिया होगा। फिर टॉमी बताता है ये सभी पेपर्स उससे भी पहले के हैं, जब तुमने बार में उस आदमी को मारा था। फिर क्लियो अपना दिमाग चलाती है और कहती है उसने मरने से पहले सूटकेस का सामान कहीं और छुपा दिया और सूटकेस में पुराने न्यूज़पेपर भर दिए। अब ये लोग फिर से अटक गए थे क्योंकि इनके पास आगे का कोई भी सुराग नहीं था। फिर क्लियो कहती है कुछ तो है जो हमारी आंखों से चूक गया है। तभी टॉमी की नजर टेबल पर पड़ी क्लियो और एंडी की फोटो पर जाती है और वो बताता है ये तो वही बंदा है जिसने मार्क के साथ मिलकर तुम्हें मारने की कोशिश की थी। इसी को तो मैंने गन दिखाकर भगाया था। कौन है ये आदमी? अब देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्लियो उसके साथ क्या करेगी। 7th एपिसोड में हम देखते हैं एंडी तैयार होकर अपनी गन रेडी करता है क्योंकि आज उसका प्लान क्लियो को मारने का था। दूसरी तरफ क्लियो भी गुस्से में थी। फिर टॉमी उसे कहता है देखो गुस्से में आकर कुछ भी गलत काम मत करना, हो सकता है वो उस दिन वहाँ पर तुम्हें बचाने आया हो। फिर वो उसकी मशीन गन देखकर डर जाता है और कहता है तुमने मुझे किसी और को ना मारने का वादा किया था। देखो किसी को मारने से मुश्किलें हल नहीं होती, बस उनकी जान चली जाती है। फिर क्लियो अपनी गन उसे दे देती है और कहती है ठीक है, मैं सिर्फ बात करूंगी। फिर वे गन को वहीं पर छोड़कर एंडी से बात करने के लिए चले जाते हैं। दूसरी तरफ एंडी अपनी वाइफ को कहता है क्यों ना हम छुट्टियां मनाने के लिए किसी ट्रिप पर चलें। वैसे भी तुम और हमारा ये होने वाला बच्चा मेरे लिए इस दुनिया में सबसे बढ़कर हो। फिर उसकी वाइफ अपने टेस्ट करवाने चली जाती है। तभी कुछ देर बाद उसके घर की बेल बजती है। जब वो दरवाजा खोलता है तो बाहर खड़ी क्लियो सीधा उसके कंधे में गोली मारती है। यह देख टॉमी घबरा जाता है और फिर वो क्लियो को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन क्लियो उसको बाथरूम में बंद कर देती है। फिर वो एंडी को सोफे पर बिठाकर पूछती है बताओ उस दिन तुम कैफे इंटरनेशनल में क्या कर रहे थे? एंडी कहता है मार्क तुम्हें मारने आया था और मैं तुम्हें बचाने आया था। फिर क्लियो कहती है अच्छा, इसका मतलब मैंने तुम्हें पहचानने में गलती कर दी। लेकिन तभी एंडी क्लियो पर गोली चला देता है। क्लियो को कुछ भी नहीं होता। फिर वो कहती है शायद किसी ने तुम्हारी गन में नकली बुलेट्स डाल दी है और ऐसा क्लियो नहीं किया था। क्लियो कहती है अगर तुमने मुझे सब पर शक करना ना सिखाया होता तो शायद आज यहाँ मेरी लाश पड़ी होती। अब मरने के लिए तैयार हो जा। एंडी कहता है रुको, मुझे ऐसा करने के लिए ऑर्डर्स मिले थे। मैं जानता हूँ मेरा मरना तय है, लेकिन मरने से पहले मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहता हूँ। वो बताता है तुमने वेस्ट बर्लिन में जिस आदमी को मारा था उसके पास मिलेके का रेड सूटकेस था। उस सूटकेस में मिलेके बहुत ही खुफिया जानकारी रखता था और उसी जानकारी के कारण वो पावरफुल लोगों को ब्लैकमेल कर रहा था। क्लियो पूछती है किस तरह के डॉक्यूमेंट्स थे उसमें, लेकिन बताने से पहले ही एंडी की वाइफ उसे ठोक देती है। क्लियो कहती है ये गन तो रमोना की है। एंडी की वाइफ कहती है मैं ही हूँ रमोना, मैं इस पर नजर रखने के लिए ही इसके साथ थी। ये बहुत कुछ जानता था। मार तो मैं तुम्हें भी देती, लेकिन तुम्हें मारने के ऑर्डर्स नहीं मिले। चलो अपनी गन मुझे दे दो, वरना इस टट्टू को यहीं पर उड़ा दूंगी। टॉमी कहता है क्लियो ये छुरा सच में बहुत तेज है, प्लीज जैसा ये कहती है वैसा ही करो। फिर क्लियो अपनी गन नीचे फेंक देती है और रमोना टॉमी को छोड़ देती है। फिर वो नीचे से चाकू उठाती है और उन दोनों को जिंदा छोड़कर ही वहाँ से चली जाती है। फिर क्लियो अपने प्यार को देखकर कहती है काश तुम मेरे ही साथ रहते। टॉमी कहता है वो तो तुमसे भी बड़ी पागल थी। कौन थी वो? क्लियो कहती है रमोना। फिर वो अपनी गन उठाती है और टॉमी को अपने साथ लेकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ बिल्लू नशेड़ी अपने एक दोस्त को क्लियो के नाना के घर बुलाता है। उसके दोस्त का नाम डोपी था। वो डोपी को कहता है आज मैं अपना मिशन पूरा कर पाऊंगा, इसके लिए मुझे वो करना होगा जो मैं नहीं करना चाहता। डोपी कहता है दोस्त तुम्हारा मिशन बहुत अहम है। उन लोगों के बारे में सोचो जिनको तुम पर विश्वास है। तुम्हारी प्रिंसेस तुम्हारा इंतजार कर रही है। तभी क्लियो के नाना की फोटो गिरती है और टेप रिकॉर्डर का म्यूजिक ऑन हो जाता है। फिर बिल्लू नशेड़ी कहता है ये एक इशारा है कि मुझे अपना मिशन पूरा करना चाहिए। फिर वो अपने दोस्त को नोटों वाला बैग दिखाता है। इतने सारे रुपए देखकर वे दोनों खुशी मनाने लगते हैं। दूसरी तरफ क्लियो कार में बैठी बैठी रो रही थी। फिर टॉमी कहता है क्लियो जो भी हुआ मुझे उसके लिए दुख है, लेकिन अब हमें पहले से ही सोच लेना चाहिए आगे क्या करना है। क्या एंडी ने मरने से पहले कुछ बताया? क्लियो बताती है कि उसने कहा था वेस्ट जर्मन इंटेलिजेंस में कोई डबल एजेंट है। फिर वो बताती है कि कुछ दिन पहले ऐसी ही एक एजेंट हमारे घर आई थी। उसे नाना जी से मिलना था। उसका नाम था एना गायकी।
फिर टॉमी अपने घर में से एक फाइल निकाल कर लाता है और एना को फोटो दिखाकर पूछता है, क्या ये वही है? क्लियो कहती है हाँ। तभी वहाँ टॉमी की वाइफ आ जाती है। वो कहती है, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? तुम एक किलर को अपने घर में ले आए। फिर टॉमी उसे समझाता है, ये बुरी नहीं है, अब हम साथ मिलकर ही काम कर रहे हैं। फिर उनकी बहस बढ़ जाती है। फिर उसकी वाइफ गुस्से में आकर उसे बता देती है कि मैं तुम्हारे दोस्त फ्रेडी के साथ सोई थी। उसकी ये बात उसका बेटा भी सुन लेता है। फिर टॉमी अपने बेटे को कहता है, तुम फिक्र मत करना बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन उसका बेटा कहता है, अब मैं 16 साल का हो चुका हूँ, आप दोनों को मेरे लिए साथ रहने की जरूरत नहीं। अगर मॉम ने ऐसा किया है तो आप भी बाहर की मुर्गी चख लो। फिर वे दोनों गले लग जाते हैं। इसी से इन दोनों बाप बेटा की अंडरस्टैंडिंग का पता चलता है। अगले सीन में हम देखते हैं ली अपनी बॉस के पास जाती है और बताती है कि मैं वेस्ट बर्लिन वाले केस की जांच करने के लिए आर्काइव में गई थी। मैंने वहां फाइल्स चेक की, मुझे लगा क्लियो वहां पर थी, तो मुझे उन फाइलों में कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। वहां उसके बारे में एक पूरी फाइल थी, लेकिन अब वो गायब हो चुकी है। फिर मुझे वहां पर खर्चों के कुछ बिल्स मिले जो आपने सबमिट करवाए थे। आपने ये बात मुझसे क्यों छुपाई कि उस रात आप भी वहां पर थी? एना कहती है, बताना जरूरी नहीं समझा, इसीलिए नहीं बताई। फिर ली पूछती है, ये केस आपने मुझे ही क्यों दिया, जबकि आपको तो मुझ पर विश्वास ही नहीं था। फिर एना कहती है, जंग वही जीतता है जिनको आंखों में धूल झोंकना आता हो। फिर वो अपने गुनाहों की फाइल्स लेकर अपने घर चली जाती है और उसको जलाने लगती है। लेकिन तभी वहां पर क्लियो आ जाती है। वो कहती है, पिछली बार आप इतनी जल्दी में चली गई, मुझे बाय कहने का मौका ही नहीं मिला। फिर जब वे दोनों गन निकालने लगते हैं तो टॉमी कहता है, बस यही काम आप दोनों को नहीं करना है, शांति से बात कीजिए। फिर क्लियो पूछती है, जब मैंने उस आदमी को मारा तो तुम उसका सूटकेस लेकर गई थी, बताओ वो कहाँ है? फिर एना कहती है, तुम लोग अपने आप को समझते क्या हो? क्या तुम बाकी सीक्रेट एजेंट से ज्यादा होशियार हो? मेरा तुम्हारे साथ जेल में सड़ने का कोई इरादा नहीं है। फिर वो उस फाइल को जला देती है और वहां पर पड़े टीवी टावर का शोपीस उस पर फेंक कर मारती है। क्लियो तो बच जाती है, लेकिन टॉमी का टावर नहीं बचता। फिर उन दोनों में गोलीबारी शुरू हो जाती है। क्लियो अपनी जान बचाकर ऊपर भाग जाती है। एना कहती है, उस काम के लिए मुझे $15,000 मिले थे और इतने से रुपयों के लिए मैं गद्दारी के जुर्म में जेल नहीं जाना चाहती। फिर जब वो क्लियो के पास जाती है तो क्लियो कहती है, क्यों ना हम बिना बंदूक के बात करें। फिर वे दोनों अपनी अपनी गन वहीं पर रख देती हैं, लेकिन तभी एना उस पर हमला कर देती है। फिर उन दोनों में काफी देर तक हाथापाई होती है और वो लड़ते लड़ते नीचे गिर जाती है। फिर क्लियो उसको धक्का देती है और वो आग के पास गिर जाती है, जिसके कारण उसके कपड़ों में आग लग जाती है। फिर वो अपनी जान बचाने के लिए बाहर स्विमिंग पूल की तरफ भागती है, लेकिन वहां तक नहीं पहुंच पाती और पहले ही जलकर मर जाती है। फिर क्लियो फायर एक्सटिंग्विशर से आग बुझाती है और कहती है, ये भी गई। फिर वो आराम से सोफे पर लेट जाती है। तभी टॉमी उसके पास आता है और कहता है, उसे जलाने से पहले उससे बात तो कर लेती। क्लियो कहती है, मैंने थोड़ी जलाया है, अपने आप जल गई। फिर वो कहता है, शायद उसने मेरी कोई नस तोड़ दी है। फिर क्लियो उस टीवी टावर को वहां से निकालती है और कहती है, नस होती तो कब के निकल लिए होते। दूसरी तरफ बिल्लू नशेड़ी पैसों का बैग लेकर अपने लिए एक जगह देखने जाता है, जहां पर वो अपने दोस्त के साथ मिलकर डिस्को खोलना चाहता था। फिर वो उस जगह के लिए सारे पैसे एडवांस में ही दे देता है। दूसरी तरफ क्लियो और टॉमी ये सोच रहे थे कि आखिर उसने सूटकेस कहां पर रखा होगा। तभी उसके दिमाग की घंटी बजती है और वो कहती है, शायद वो सूटकेस चिली ले गई होगी, चिली से जुड़ी हर एक चीज खोज निकालो। तभी टॉमी खड़ा होता है और सामने पड़े बुक शेल्फ में से चिली नाम की एक बुक निकालता है। कितना आसान था ये काम। फिर क्लियो उस बुक को खोल कर देखती है और उसमें उसे जॉर्ज की तस्वीर मिलती है। टॉमी पूछता है, तुम उस आदमी को कैसे जानती हो? वो कहती है, मेरा पुराना कोलीग है। टॉमी पूछता है, कोलीग या उससे कुछ ज्यादा? क्लियो कहती है, हाँ वो मेरा कोलीग दोस्त है, अब हमें चिली जाना होगा। फिर घर जाकर वो टेंशन में कहती है, मेरा पैसों वाला बैग गायब हो गया है, मैंने उसे यहीं पर तो रखा था। इतने में वहाँ पर बिल्लू नशेड़ी भी आ जाता है। क्लियो पूछती है, क्या तुमने मेरे पैसे चुराए हैं? बिल्लू कहता है, मैंने चुराए नहीं बल्कि यूज किए हैं। क्लियो कहती है, मुझसे बिना पूछे तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे पैसों की जरूरत है, वरना मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहती। बिल्लू कहता है, मुझे मेरा मिशन पूरा करना था। टॉमी कहता है, ओहो अब तेरा कौन सा मिशन आ गया? फिर बिल्लू कहता है, मैं ढिंचक के लिए डिस्को बना रहा हूँ। फिर वो अपनी पॉकेट से बचे हुए पैसे निकालकर क्लियो को दे देता है। फिर टॉमी कहता है, इतने रुपयों में टिकट का इंतजाम हो ही जाएगा, मैं टिकट लेकर अभी आया। फिर बिल्लू पूछता है, कैसी टिकट? क्लियो कहती है, मैं चिली जा रही हूँ, जल्दी ही वापस लौट आऊंगी। फिर बिल्लू कहता है, शायद तब तक मैं नहीं रहूंगा।
तभी ली अपनी बॉस के घर जाती है और देखती है वो मरी पड़ी है। फिर वो वहाँ पर रखी हुई बुक को देखकर समझ जाती है कि अब उसे चिली जाना होगा। तभी उसकी नजर सीसीटीवी कैमरा पर पड़ती है और फिर वो डीवीआर में से कैसेट निकाल कर ले जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं क्लियो अपना सामान कार में रखती है और अपना साथ देने के लिए टॉमी का धन्यवाद करती है। टॉमी कहता है मैं भी तो तुम्हारे साथ आ रहा हूँ क्योंकि तुम चाहती थी मैं तुम्हारे साथ रहूं। क्लियो कहती है मैं ऐसा क्यों चाहूंगी। फिर टॉमी कहता है क्योंकि हम एक टीम है और तुम मुझे पसंद करती हो, तुम्हें मेरी जरूरत भी तो है। फिर क्लियो मान जाती है और कार में बैठ जाती है। फिर टॉमी कहता है मूवी ज्ञान वाले भाई साहब सबको बता दो ये मुझे चाहती है और फिर वे चिली के लिए निकल पड़ते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं चिली के एक खूबसूरत होटल के बाहर एक टैक्सी आकर रुकती है और उसमें से रमोना बाहर निकलती है। फिर होटल के अंदर जाकर वो नई कामरेड मिनिस्टर से मिलती है। मिनिस्टर कहती है इस एड्रेस पर से सूटकेस उठाओ इससे पहले कि कोई और उसे ले जाए और अगर क्लियो बीच में आए तो उसे मार दो। अब लास्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। लास्ट एपिसोड में हम देखते हैं बिल्लू नशेड़ी और उसका दोस्त अपने डिस्को के नए सेटअप लगने की खुशी में डांस कर रहे थे। तभी वहाँ पर एक तेज रोशनी होती है और एक उड़न तश्तरी वहाँ पर आकर रुकती है। फिर बिल्लू का दोस्त कहता है जा भाई तेरा बुलावा आ गया है। फिर वो उड़न तश्तरी बिल्लू को अपनी तरफ खींच लेती है और अपने साथ उड़ा कर ले जाती है। दूसरी तरफ क्लियो एयरपोर्ट पर अपनी चेकिंग करवा रही थी और फिर जब टॉमी की बारी आती है तो वो वहीं पर अटक जाता है। फिर उसको ली के सामने पेश किया जाता है। ली पूछती है हमारी डील का क्या हुआ, तुमने अब तक मुझे कोई भी जानकारी नहीं दी। फिर अपनी सफाई देते हुए टॉमी कहता है हमारे टारगेट ने अचानक से चिली जाने का प्रोग्राम बना लिया है और मुझे तुम्हें कुछ भी बताने का मौका ही नहीं मिला और वैसे भी अब तुम ऐसी पोजीशन में नहीं हो कि मुझ पर रोब झाड़ सको। अब वादे के मुताबिक पहले मुझे B&D का एजेंट बनाओ फिर हम आगे बात करेंगे। फिर ली उसको उसकी ही फोटो दिखाकर कहती है क्यों ना हम इस सस्पेक्ट के बारे में बात करें जिसने 2 खून किए हैं। फिर वो धमकाकर टॉमी को छोड़ देती है। फिर जब वो क्लियो के पास जाता है तो वो पूछती है क्या हुआ था। वो बताता है रूटीन चेकअप, चलो फिर चलते हैं। क्लियो को उस पर शक हो जाता है और फिर सारे रास्ते वो उसको घूरते हुए ही जाती है। फिर वो एक होटल में रूम लेते हैं। क्लियो कहती है मुझे अकेले सोने में डर लगता है, दिमाग में कोई ख्याली पुलाव हो तो मत बनाना। फिर वो टॉमी से पूछती है तुम मुझे परेशान लग रहे हो, लेकिन वो इनकार कर देता है। फिर रात को भी सोते समय टॉमी को नींद नहीं आती। फिर अगले दिन सुबह वे दोनों जॉर्ज के घर जाते हैं। उसकी माँ बताती है अब वो इस दुनिया में नहीं रहा, 5 महीने पहले ब्रेन ट्यूमर ने उसकी जान ले ली। फिर वो अपना दुख प्रकट करने के लिए उसको अपने गले लगा लेती है, लेकिन तभी क्लियो की नजर घर के अंदर पड़े कपड़ों और जूतों पर जाती है और उसे शक हो जाता है। तभी जॉर्ज रमोना को फोन करके बताता है क्लियो हमारे घर पर आई थी, लेकिन हम उसके लिए पहले से ही तैयार थे। रमोना कहती है क्लियो को दूध पीती बच्ची समझते हो क्या। इतने में क्लियो उसको आवाज देती है और वो फोन कट कर देता है। जॉर्ज वही स्पेनिश लड़का था जिसको क्लियो के नाना ने उससे मिलवाया था। फिर वो जॉर्ज से पूछती है वो सूटकेस कहाँ है। जॉर्ज कहता है वो मैं तुम्हें नहीं दे सकता। क्लियो कहती है मैं दोबारा नहीं पूछूंगी। फिर जॉर्ज उसको अपने साथ चलने को कहता है। फिर जब वो उसके साथ नीचे जाती है तो जॉर्ज की माँ अचानक से आती है और क्लियो का गला घोट देती है। उस समय टॉमी आराम से अपनी कार में बैठा था। तभी वो जॉर्ज को घर से बाहर जाते हुए देखता है और फिर वो भागकर उसका पीछा करता है। तभी क्लियो के हाथ में चाकू लग जाता है और फिर वो उससे जॉर्ज की माँ पर वार करती है और उसे ठोक देती है। इतने में वहाँ फोन की घंटी बजती है। फिर जब क्लियो फोन उठाती है तो रमोना कहती है तुम अभी तक जिंदा हो, तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आती। फिर वो उसको एक बार का एड्रेस बताकर वहाँ पर आने को कहती है। दूसरी तरफ टॉमी जॉर्ज को आवाज लगाता है और पूछता है क्लियो कहाँ है, लेकिन वो टॉमी को मारने के लिए अपनी गन निकाल लेता है। इतने में वहाँ एक ट्रक आता है और उसको उड़ा देता है। अब ऐसा कैसे हो सकता है कोई क्लियो से मिले और उसकी मौत ना हो। इतने में क्लियो भी वहाँ पर आ जाती है। टॉमी कहता है जल्दी से निकलो यहाँ से, पुलिस आती ही होगी। फिर क्लियो कहती है मैं रमोना से मिलने जा रही हूँ, तुम जल्दी से उसके होटल जाओ। सीक्रेट सर्विस वाले उसी होटल में ठहरते हैं, वहाँ जाकर देखो सूटकेस का कोई सुराग मिलता है या नहीं। फिर वो होटल की रिसेप्शन पर जाता है और कहता है मेरी रमोना नाम की फ्रेंड अपने रूम में कुछ सामान भूल गई है, उसने मुझे लाने को कहा है। रिसेप्शनिस्ट कहता है आप चाहते हैं मैं एक अजनबी को हमारे गेस्ट के रूम में घुसने दूं। फिर टॉमी उसे इस काम के लिए रिश्वत देता है। रिसेप्शनिस्ट उससे उसकी घड़ी भी मांग लेता है और फिर जाने देता है। दूसरी तरफ क्लियो रमोना से मिलने जाती है और वहाँ जाकर सीधा मुद्दे पर आती है और पूछती है कि सूटकेस कहाँ है, लेकिन रमोना उसको एक कहानी सुनाने लगती है। दूसरी तरफ टॉमी उसके रूम की तलाशी ले रहा था। तभी उसको एक गन मिलती है जिसको वो अपने पास ही रख लेता है। तभी रमोना पीने के लिए 2 कॉफी ऑर्डर करती है और कहती है मैं अभी टॉयलेट होकर आती हूँ। दूसरी तरफ टॉमी को रमोना के सामान में से एक मैप मिलता है। अब ये मैप किस चीज का था
ये आगे पता चलेगा। दूसरी तरफ वेटर 2 कॉफी लाकर क्लियो के सामने रख देती है। क्लियो कॉफी को ध्यान से देखती है और रमोना को कहती है काफी अच्छी कोशिश थी। फिर वो उसके बाल पकड़कर उसको टेबल पर लिटा देती है और पूछती है सूटकेस कहाँ है। रमोना कहती है क्या तुम जानती हो टीटीएस को छूने से भी जहर फैलता है, तुम्हारी उंगली पर तो कट भी लगा है। टीटीएस के असर के लिए इतना घाव काफी है। तभी टीटीएस का असर होना शुरू हो जाता है और क्लियो बेहोश हो जाती है। फिर रमोना वेट्रेस को कहती है ये आधे घंटे में मर जाएगी, ऐसा लगेगा इसको स्ट्रोक आया था। वेट्रेस रमोना की फ्रेंड थी, खास वाली। इतने में टॉमी भी बार के बाहर पहुंच जाता है और रमोना को बार से जाते हुए देख लेता है। फिर जब वो बार के अंदर जाता है तो देखता है क्लियो बेहोश पड़ी है। फिर वो उसे होश में लाने की कोशिश करता है। फिर वो पास में बैठे हुए बुड्ढों से पूछने की कोशिश करता है कि इसको क्या हुआ है, लेकिन उनको किसी से कोई मतलब नहीं था। तभी वहाँ पर वेट्रेस आती है और टॉमी को शूट करने की कोशिश करती है, लेकिन उससे पहले ही टॉमी उसे शूट कर देता है। फिर वो दोबारा पूछता है क्लियो तुम्हें क्या हुआ है। वो कहती है पॉइजन। टॉमी पूछता है अब मुझे क्या करना चाहिए। क्लियो कहती है डोपामिन। फिर टॉमी पूछता है वो कहाँ मिलेगी। क्लियो कहती है होटल रूम में। फिर वो उसको गोद में उठा लेता है और होटल ले जाता है। फिर वो क्लियो के सामान में डोपामिन ढूंढता है और वहाँ उसे डोपामिन की डोज मिल जाती है। फिर वो जैसे ही क्लियो को इंजेक्शन लगाता है कुछ ही सेकंड में उसे होश आ जाता है। उसको देखकर टॉमी को बहुत खुशी होती है और वो इमोशनल हो जाता है। फिर वो क्लियो को मैप देता है और कहता है ये मुझे रमोना के कमरे में से मिला है। फिर वे उस मैप पर दिए हुए एड्रेस पर जाने लगते हैं। तभी रास्ते में उन्हें रमोना भी मिल जाती है, जिसको देखकर वे अपनी गाड़ी को तेज भगाते हैं। फिर रमोना भी उनका पीछा करने लग जाती है। काफी देर तक चूहा बिल्ली का खेल जारी रहता है। उनकी गाड़ी जितनी तेज चल सकती थी टॉमी उसे उतनी ही तेज भगाता है, लेकिन तभी गाड़ी ओवर कंट्रोल हो जाती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। फिर वे दोनों गाड़ी में ही फंस जाते हैं। तभी रमोना भी वहाँ पर आ जाती है। क्लियो कहती है जल्दी से बाहर निकलो, रमोना आ रही है। गाड़ी का पेट्रोल भी लीक कर रहा था। फिर वो अपने बैग में से लाइटर निकालती है, लेकिन इससे पहले ही उसे लेबर पेन शुरू हो जाते हैं। क्लियो समझ जाती है इसका डिलीवरी का टाइम आ गया है। फिर वो टॉमी को हेल्प लाने के लिए भेजती है। टॉमी कहता है पागल वागल है क्या तू। फिर वो जाकर रमोना की हेल्प करती है। टॉमी हेल्प बुलाने के लिए जाता है। तभी रमोना एक लड़की को जन्म देती है। अपनी बेटी को देखकर वो बहुत ही खुश हो जाती है, लेकिन क्लियो उदास हो जाती है, क्योंकि अगर जेल में उसकी लड़ाई ना हुई होती तो शायद आज वो भी एक बच्चे की माँ होती। फिर वे दोनों रमोना की कार लेकर मैप पर बताए हुए एड्रेस पर पहुंच जाते हैं। वहाँ पर एक बहुत बड़ा स्टैचू बना हुआ था। क्लियो समझ जाती है कि वो रेड सूटकेस वहीं पर कहीं छुपाया गया है। फिर वो स्टैचू के ऊपर चढ़ने लगती है और उसको देखकर टॉमी की फट जाती है। फिर वो स्टैचू के पिलर पर बनी हुई सुरंग के अंदर घुस जाती है और बैग लेकर ही बाहर आती है। फिर वे उस बैग को लेकर सीधा होटल रूम में आ जाते हैं। फिर जब वे उस बैग को खोल कर देखते हैं तो उसमें कई तरह की फाइल्स मिलती है, जिसमें उनके बड़े बड़े ऑफिसर्स के काले कारनामे थे। बैग में उन्हें 2 देशों के प्रेसिडेंट की फोटो भी मिलती है, जो गैर कानूनी ढंग से जीडीआर चला रहे थे। तभी कोई जोर जोर से उनका दरवाजा खटखटाता है। फिर वे अपनी गन उठा लेते हैं और क्लियो दरवाजा खोलने जाती है। बाहर से कॉमरेड की नई प्रेसिडेंट मार्गरेट अंदर आती है और कहती है मैं अपना सूटकेस लेने आई हूँ। फिर वो दारू की बोतल देखकर अपने लिए एक पटियाला पैक बनाती है। टॉमी कहता है दुश्मन के साथ समझौता, मुझे तो ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आई। फिर मार्गरेट समझाती है हमारी संस्था को चलाने के लिए पैसों की जरूरत थी और उनके पास पैसा था। सीधी सी बात है, तू मेरी पीठ खुजा और मैं तेरी। हमें जिसकी जरूरत थी उन्होंने हमें वो दिया और उनको जिस चीज की जरूरत थी हमने उन्हें वो दिया। क्लियो कहती है आप देश के दुश्मनों के साथ मिले हुए थे। मार्गरेट कहती है तभी तो हम नहीं चाहते ये बात बाहर निकले, वरना अमेरिका, रशिया और हमारे बीच सीरियस प्रॉब्लम हो जाएगी। पता नहीं कैसे ये सारे डॉक्यूमेंट्स लीक हो गए और वो मिनिस्टर मिलिके को ब्लैकमेल करने लगा। फिर हमने तुम्हें भेजकर उसे मरवा दिया। फिर क्लियो पूछती है लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है हम ये सूटकेस आपको ले जाने देंगे। मार्गरेट कहती है क्योंकि मैं तुम्हें तुम्हारी माँ का पता बताऊंगी जो अभी तक जिंदा है। अपनी माँ का नाम सुनकर वो इमोशनल हो जाती है। मार्गरेट कहती है तुम्हारे नाना ने तुम्हें झूठ कहा था कि वो मर गई, लेकिन मैं ही जानती हूँ वो कहाँ है, बस बदले में मुझे सूटकेस चाहिए। टॉमी कहता है क्लियो तुम सेल्फिश मत बनो, लेकिन मार्गरेट कहती है तुम्हारी माँ का एड्रेस होटल की रिसेप्शन पर छोड़ कर आई हूँ। फिर वो होटल की रिसेप्शन पर जाती है। वहाँ उसे अपनी माँ की फोटो और एड्रेस मिल जाता है। दूसरी तरफ टॉमी ये सारी बातें अपनी वाइफ को भी बता देता है। फिर उसकी वाइफ कहती है मुझे तुम्हारी इस कहानी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उस समय टॉमी का दोस्त भी वहाँ पर मौजूद था। फिर वो पूछता है टॉमी क्या कह रहा था।
वो बताती है वही उसकी घिसी पिटी स्टोरी। फिर टॉमी ली के पास कॉल करता है और कहता है मुझे पता है वो सूटकेस कहाँ है, लेकिन बदले में मुझे भी कुछ चाहिए। अगले सीन में हम देखते हैं मार्गोट उस सूटकेस को लेकर सिक्योरिटी चेकअप से गुजर रही थी। तभी ली वहाँ आ जाती है और वहाँ ड्यूटी दे रहे अपने फ्रेंड की हेल्प से उसके सूटकेस को बदल देती है। तभी क्लियो अपने रूम में आ जाती है और टॉमी को कहती है मैं माँ से मिलना चाहती हूँ। टॉमी कहता है तुम हर बार सिर्फ अपने बारे में ही सोचती हो, इस मिशन में मैं भी तुम्हारे साथ था, अगर मैं ना होता तो तुम शायद जिंदा भी ना होती। तुमने उस बुढ़िया को ऐसी चीज दे दी जिससे लाखों लोगों की जिंदगियां तबाह हो सकती है। क्लियो कहती है तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी वो किया जो लोग मुझसे करवाना चाहते थे, लेकिन आज पहली बार मैंने वो किया जो मैं चाहती थी। टॉमी कहता है कांग्रेचुलेशन, तुम्हारा पहला फैसला बिल्कुल गलत निकला। फिर वो गुस्से में कहती है अगर मौका मिला तो मैं हर बार यही फैसला लूंगी। फिर वे दोनों ही एक दूसरे से रूठ कर बैठ जाते हैं। फिर कुछ देर बाद क्लियो पूछती है चलोगे मेरे साथ? टॉमी कहता है अब यहाँ रहकर करूंगा भी क्या। फिर वे फ्लाइट पकड़ते हैं और वेस्ट बर्लिन पहुंच जाते हैं। क्लियो का अपनी माँ के पास जाने के लिए दिल नहीं मान रहा था। फिर टॉमी जबरदस्ती उसे कार से बाहर फेंक देता है और कहता है जाओ मिलो अपनी माँ से। फिर वो वहाँ पर खेल रहे लड़के से उसकी माँ के बारे में पूछती है। वो भागकर अपनी माँ को बुलाने जाता है। फिर जब उसकी माँ बाहर आती है तो वो क्लियो को पहली नजर में ही पहचान लेती है। फिर उसकी माँ बताती है कि वो कॉमरेड छोड़ना चाहती थी। फिर उन लोगों ने उसकी शिकायत कर दी और उसे बाहर निकलवा दिया। फिर मैंने नई जिंदगी शुरू की और यकीन मानो मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ। फिर क्लियो कहती है ठीक है और वापस चली जाती है। अब कोई उसके बिना खुश है तो उसे भी जबरदस्ती क्यों करनी। फिर वो अपनी कार में जाकर बैठ जाती है और कहती है उनसे अंडों की खुशबू आ रही थी। मानो या ना मानो उसकी माँ ने जब उसे रिस्पॉन्स नहीं दिया तो क्लियो का दिल टूट गया था। फिर जब वो घर जाते हैं तो टॉमी पूछता है क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। क्लियो हाँ कह देती है। फिर बेड पर उसे बिल्लू नशेड़ी का लिखा हुआ लेटर मिलता है जिसमें लिखा था वी विल मीट अगेन ऑन द अदर साइड। फिर टॉमी उसके लिए ड्रिंक लेकर आता है और फिर वे दोनों माल फूंकने लगते हैं। फिर वहाँ गाना चलता है आज रल के गुजारेंगे रात, अल्लाह करे दिन न चढ़े। फिर अगली सुबह क्लियो जल्दी उठ जाती है क्योंकि वो टेंशन में थी। फिर वो टॉमी को बताती है कि मार्गोट के पास वो सूटकेस है। ये बात मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रही। टॉमी कहता है शायद वो सूटकेस उसके पास नहीं है। क्लियो कहती है क्या मतलब, साफ साफ बताओ। टॉमी कहता है बस यूं ही मजाक कर रहा था, भूल जाओ उसे। फिर क्लियो के जोर देने पर वो बताता है मैंने वो सूटकेस बदलवा दिया था। क्लियो कहती है टॉमी तुमने मुझे धोखा दिया ना, बताओ सूटकेस कहाँ है। फिर टॉमी कहता है मैंने तुम्हारी वजह से लोगों की जान ली, मेरी नौकरी भी चली गई और तुम मुझे धोखेबाज कह रही हो। फिर वो गन उठाकर टॉमी को मारने के लिए दौड़ती है। टॉमी उसे जान बचाकर बहुत दूर तक भागता है। फिर क्लियो हवा में फायर करती है और चिल्लाकर कहती है साले बेवकूफ कहीं के। तभी ली वो रेड सूटकेस अमेरिकन इंटेलिजेंस को सौंप देती है और बदले में उसे उसकी कीमत भी मिल जाती है। ली ने ये सूटकेस अमेरिकन इंटेलिजेंस को सौंपकर बहुत बड़ा खतरा मोल ले लिया था। दूसरी तरफ मार्गोट जब उस सूटकेस को खोलकर देखती है तो उसे उसमें बहुत सारे टिश्यू रोल मिलते हैं। उनको देखकर वो पागल हो जाती है। अब ये बुढ़िया क्लियो और टॉमी के साथ क्या करेगी ये हम नेक्स्ट सीजन में देखेंगे। दोस्तों हम रमोना को कैसे भूल सकते हैं, वो भी तो उसी एकेडमी से ट्रेंड हुई है जो माफ करना बिल्कुल नहीं सिखाते। लास्ट सीन में हम देखते हैं वो कार जिसके अंदर क्लियो और टॉमी ने मार्क की बॉडी रखी थी। दरअसल वो बॉडी नहीं थी क्योंकि मार्क को होश आ जाता है। अब ये अपनी मौत का बदला उन दोनों से कैसे लेगा ये हम नेक्स्ट सीजन में देखेंगे। मुझे उम्मीद है ये सीरीज आपको बहुत ही मजेदार लगी होगी। अगर आप इसका नेक्स्ट सीजन देखना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं, मैं उसे आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हो जाऊंगा। मिलते हैं नए दिन नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।